नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा और आज खुद रिवॉल्यूशन इंडिया गौरवान्वित महसूस कर रहा है जब आज के हमारे ख़ास मेहमान हमारी बड़ी बहन आदरणीय कविता दलाल जी, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, मैं बताना चाहता हूँ रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार क्यों गौरवान्वित है, क्योंकि आज एक ग्रामीण परिवेश से निकली हुई एक बहन, जींद जिले का जुलाना और जुलाना से मालवी गांव से बहन कविता दलाल, और इनके संघर्ष की कहानी अपने आप में, इनकी जो बुलंदियां हैं वो बुलंदियां किसी मायने में जब इनका संघर्ष देखते हैं उन बुलंदियों को कुछ कमी महसूस होती है, उससे कहीं और ज़्यादा हम देखना चाहते थे। लेकिन फिर भी कविता दलाल बहन जी ने राष्ट्रपति अवार्डी हैं आप, श्रीमान रामनाथ कोविंद जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथों आपको सम्मानित किया गया। उसके अलावा WWE जो एक अपने आप में विश्व का सबसे प्रतिष्ठित और बलशाली खेल कहा जाता है, जिसमें संभवतः मतलब पुरुष वर्ग ही इसमें भाग लेता है, लेकिन कविता दलाल बहन जी ने उस मिथ्ये को भी तोड़ दिया और ख़ुद अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर WWE में और भारत को गौरवान्वित किया। इसलिए मैं कह रहा था कि आज रिवॉल्यूशन इंडिया गौरवान्वित है। आज हमारे साथ बहन कविता दलाल जी, और वर्तमान में आप आम आदमी पार्टी की खेल प्रकोष्ठ की प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर पद को सुशोभित कर रहे हैं। उन्हीं से जानते हैं बहन जी, आपकी जो यात्रा है, जो जींद जिले के जुलाना और जुलाना के मालवी गांव से, और वो WWE की जो विदेशों की यात्रा है, उसके बारे में दर्शकों को बताइए, क्योंकि जो युवा आज आपको देख रहे हैं उन युवाओं के लिए, उन महिलाओं, उन बेटियों बहनों के लिए आप प्रेरणा स्रोत के रूप में आप काम करेंगी। जी बहन जी। सबसे पहले रिवॉल्यूशन इंडिया के सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, आज जब हम बात करते हैं कि कहीं न कहीं हमारा जो सफ़र रहा है वो एक प्रेरणादायक रहा है और लाखों लड़कियां मोटिवेट भी होती हैं, लेकिन अगर इसके पीछे की आप कहानी और संघर्ष जानेंगे तो इसके लिए बहुत लंबा समय लगेगा। लेकिन फिर भी एक गांव में जन्म लेकर वहाँ ऐसी पृष्ठभूमि जहाँ उम्मीद भी ना हो कि हम कभी गांव से बाहर भी जा पाएंगे, और वहाँ बड़े बड़े सपने देखना, उनको पूरा करने के लिए गांव से निकलना, और उस सफ़र में परिवार का कितना संघर्ष रहा। एक किसान परिवार में पैदा हुए, 5 भाई बहन, उनका पढ़ाई का खर्चा, और फिर जब एक पहलवान बनने निकल जाता है जी, तो घर की कहना चारों कोने हिल जाती हैं। क्या बात है, बहुत बड़ी आप बात करें बहन जी। बिल्कुल, खिलाड़ी देखो, मेरे ख्याल से एक घर भी नहीं पाल सकता, पूरा गांव मिलता है, उसका सहयोग मिलता है जब एक पहलवान को तैयार करता है। और मैं बड़ी भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे इस सफ़र में मेरा परिवार साथ रहा, मेरा समाज साथ रहा। जब भी हम मेडल जीत के लाते थे, खाप पंचायतों ने बड़ा मान सम्मान दिया, हर आसपास के गांव में लगभग हर पंचायत ने सम्मान दिया, और वर्ल्ड लेवल पर जाकर वो भी अपनी संस्कृति के साथ, सूट सलवार के साथ, जब मैं वहाँ पे खड़ी थी तो मेरा शरीर का एक एक रोम रोमांचित हो रहा था, सिर्फ ये सोचकर कि उस गांव में एक किसान परिवार में एक ऐसी लड़की जिसको कोई अंदाज़ा नहीं, और आज वो वर्ल्ड लेवल स्टेज पर खड़ी होके बड़े बड़े सुपरस्टारों के बीच में अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, और वहाँ पे अनाउंस हो रहा है कविता देवी फ्रॉम इंडिया, हरियाणा जी। तो अपने आप में ये एक प्राउड ऐसा मोमेंट था कि इसको बयां भी नहीं कर पाते आप। लेकिन वहाँ सिर्फ ये महसूस हो रहा था कि आज मैं जहाँ पर हूँ, मुझे देखकर मेरी छोटी बहनें जो सपने देखती हैं और जो चाहती हैं घर से निकलना, आगे बढ़ना, उनके लिए मैं एक दरवाज़ा खोलूँ। जहाँ पर कॉस्ट्यूम का एक क्वेश्चन था, वहाँ पर भी मैंने इस बैरियर को तोड़ के दिखाया कि हम अपनी संस्कृति में सूट सलवार में भी कंफर्टेबल फील करते हैं, ताकि जो लड़कियां अगर इस फील्ड में आना चाहें तो उनके पेरेंट्स को ऑकवर्ड ना लगे कि हाँ, हमारी बेटी भी इस फील्ड में WWE में जा सकती हैं और अपने देश का नाम रोशन कर सकती हैं।
बहन जी, आपने अपनी जो WWE की यात्रा बताई, इस यात्रा मंजिल पर पहुंचने का तो बहुत लंबा सफ़र, और जैसे आपने बताया बहुत संघर्ष की कहानी है, और उस संघर्ष में जितना हम जानते हैं पूरे परिवार का, बड़े भाई का बहुत महत्वपूर्ण योगदान और सहयोग रहा है, जिसकी वजह से आज आप इतनी बुलंदियों पर हैं। तो एज ए पत्रकार जानना चाहते हैं, जो ग्रामीण परिवेश से पढ़ते पढ़ते का जो समय था, कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ, कभी कविता दलाल की, क्योंकि कहते हैं ना पूत के पाँव पालने में दिख जाना, कोई ऐसा कोई इंसिडेंट कविता दलाल जी के साथ कभी कॉलेज टाइम तक कहीं कोई आपने चपाकदही किया हो कोई किसी तरीके से, और वहीं से कोई इंडिकेशन तैयार हुई हो कि कविता दलाल WWE की तरफ जाएगी? देखिए मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं WWE में जाऊंगी। मैंने कहा ना कि जो हमारे हरियाणा में आज भी ज़्यादातर जितनी आबादी गांव में रहती है, वहाँ पे जो महिलाओं की, लड़कियों की जो दशा है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। और उस माहौल में जब मैं अपने आप को घुटन महसूस करती थी, सिर्फ़ ये फ़र्क देख के कि लड़का और लड़की में काफ़ी उस टाइम भेदभाव देखने को मिलता था, तो हमेशा मैं अपने आप से सवाल करती थी कि आखिर ये लड़कियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है। और इसी चीज़ को बदलने के लिए मैं हमेशा प्रयास करती रहती थी। स्कूल में जैसे मेरे को मौका मिलता कि जो इवेंट होते थे 26 जनवरी पे, 15 अगस्त पे स्पोर्ट्स इवेंट्स होते थे, उनमें हर उसमें पार्टिसिपेट करती थी। घर वालों से परमिशन लेनी पड़ती थी। तो इतना अच्छा मेरे शुरू में परिवार भी इतना कंफर्टेबल नहीं था कि हम लड़की को बाहर भेजें। जी। लेकिन उन्होंने कहीं न कहीं मेरी लगन देखी, भाई ने लगन देखी, तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हाइट अच्छी है और स्पोर्ट्स में जाना चाहती है, तो क्यों ना इसको एक मौका दे दिया जाए। तो बहन जी, बेसिक गेम शुरुआत बचपन में किस खेल से आपकी शुरुआत हुई, और वो फिर कन्वर्ट किस तरीके से WWE की तरफ हुई? पहले मैंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की थी, और ये भी आप 2000 में जब कर्नल मल्लेश्वरी मेडल लेकर जी, आई जी। थी, उनको मैंने पहली बार टीवी में देखा था। उनका जो एक एक्शन देखा था मैंने जर्क का, और जी। वही एक्शन मैं कॉपी करती थी घर में, बाथरूम में, अच्छा। अकेली होती थी उस टाइम, कोशिश करती रहती थी। सिर्फ़ मेरे अंदर ये लगन थी कि बिना मैं किसी कोच की मदद के? बिना किसी कोच की मदद के, मुझे पूरी डेफ़िनेशन भी नहीं पता था वेट लिफ्टिंग होती क्या है। जी। बस सिर्फ़ एक उम्मीद थी, बड़े भाई ने मुझे कहा था कि तू वेट लिफ्टिंग करेगी? मैंने फटाक से कह दिया था हाँ करूँगी। जानकारी कुछ नहीं थी। और इसी उसमें जब डिले होता गया, भाई से मैं हर बार पूछती कि कब आप मेरे को लेके जाएँगे वेट लिफ्टिंग के लिए? तो वो कहते हैं नेक्स्ट संडे। तो काफ़ी टाइम बीत गया। तो उन्होंने मेरे सामने फिर शर्त भी रखी थी कि कोच साहब ने कहा है कि 60% नंबर आएँगे तो ही आपका एडमिशन होगा। मतलब जबकि पढ़ाई के साथ खेल भी ज़रूरी है। बिल्कुल, जबकि ऐसी उन्होंने कंडीशन नहीं रखी थी कोच साहब ने, लेकिन उन भाई ने मेरे सामने रखी। जी। और उस टाइम देखो गाँव में सारे काम करने होते हैं, लावणियाँ उस टाइम चली हुई थी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं लावणी कर रही थी, तो लाइट भी कम आती थी, सुबह हम अंधेरा हुए निकल जाते थे, शाम को अंधेरा होने के बाद घर आते थे, और फिर फटाफट वो जो दिया होता है जी, जी। उसकी लाइट में रात भर पढ़ना, और फिर एग्ज़ाम का समय, फिर 62% नंबर लिया क्या मैंने बात है, उसमें, क्या सिर्फ़ बात है, इसी बहुत आग बढ़िया। में, इसी जुनून में कि कि मेरे को ये 62 मौका लेके और मिला फिर है। वो हाँ, खेल को फिर खेलना है। फिर मैंने कहा कि अब मुझे छोड़ के आओ, तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, अब तो ले जानी पड़ेगी। जी। तो तब वो मुझे वहाँ वेट लिफ्टिंग के हॉस्टल में छोड़ के आए थे फरीदाबाद में। बस। बहन जी, जो अमेरिका का जो सफ़र है WWE, उस सफ़र की कोई विशेष यादें जो आप साझा करना चाहें दर्शकों के साथ, जिस पल ने पूरे हरियाणा प्रदेश को, भारतवर्ष को गौरवान्वित किया हो, ऐसा कोई अचीवमेंट आपके? देखिए क्योंकि WWE पुरुषों का गेम माना गया हमेशा से, मेरे लिए अपने आप में मेरी प्रेजेंटेशन ही ये बहुत बड़ा हिंदुस्तान के लिए एक मेडल था कि हमारे हिंदुस्तान की लड़की बेटी भी ने पार्टिसिपेट किया। हमारी लड़की भी जो है इस प्लेटफॉर्म पर खड़ी है और WWE कर रही है। ये अपने आप में पूरे हरियाणा के लिए, पूरे देश के लिए प्राउड मोमेंट था। जी। इसमें जब मेरी शुरू से क्या कंसेप्ट रहा था कि वेट लिफ्टिंग मैंने की है, उसमें साउथ एशियाड गोल्ड मेडलिस्ट रही क्या हूँ। बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी नेशनल चैम्पियन कई बार रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मन में ये रहता था कि कुछ अलग करना है जो किसी ने ना किया हो। क्या बात है।
तो ये सोच भी मैं इसमें अब इसको रूप दे पाई WWE में में कन्वर्ट कर पाए उस कॉन्सेप्ट को, उस विजन को आप लेके चले। जी। और ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात थी, और राष्ट्रपति जी द्वारा मेरे को फर्स्ट लेडी अवार्ड से सम्मानित भी किया गया इसके क्या लिए। बात है, बहुत तो गौरवान्वित पल था पूरे हरियाणा जी, प्रदेश के लिए भी। जी। तो यही चीज़ें हैं, मेरा हमेशा से यही रहा है कि मैं आज भी चाहती हूँ कि मेरी जो बहनें हैं, अगर आज मैं आम आदमी पार्टी में खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्षा के पद पे हूँ, तो मैं ये प्रयास करती रहती हूँ कि किस तरीके से लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिलें। उनके लिए जितना भी मेरे को करना पड़े, कुछ नीतियों में फेरबदल होने की आवश्यकता है, वो भी हम सरकार को इसके लिए जागरूक करेंगे। जितना भी उनके लिए हो सकेगा, हर संभव मैं प्रयास करती रहूँगी। जी। बहन जी, जैसे आपने बताया कि अभी आप वर्तमान में आम आदमी पार्टी के खेल प्रकोष्ठ की प्रदेशाध्यक्ष हैं, जी, और एक खिलाड़ी ही एक खिलाड़ी के दर्द को भलीभांति जान सकता है, और जिसको आपने समय समय पर विभिन्न जो पहलवानों का इशू आया उसमें भी आप मौजूद रही, उनकी बातों को आपने रखा, उनकी पीड़ा को समझा। तो बतौर खेल प्रकोष्ठ की प्रदेशाध्यक्ष बहन कविता दलाल क्या विज़न लेके चली है? सत्ता तो जब आएगी, उससे पहले बहन कविता दलाल किस विज़न को लेके चली हुई है, और उस विज़न का कितना बहन ने अपना अचीव कर लिया है और कितना अभी बाकी अचीव करना है? देखिए, ये तो अभी शुरुआत है, और मेरे ख़्याल से कोई भी काम जब तक आपके पास विज़न नहीं होता है, वो काम करने का फ़ायदा नहीं होता है, और टाइम वेस्ट उसको हम बोलेंगे। विज़न की बात करें हम, खेलों की अगर मैं बात करूं, जैसे मैं जिस संघर्ष से गुजर कर गई हूँ, वहाँ मैंने हज़ार तरीके की गलतियाँ देखी हैं, कमियां देखी हैं, जिनको ठीक किया जा सकता है, लेकिन वो क्यों ठीक नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से हज़ारों टैलेंटेड बच्चे जो है पीछे छूट जाते हैं। तमाम तरीके की चीज़ें ऐसी हैं। अगर हम बाहर की बात करें, मैं यूएसए रह के आई, वहाँ की मैं टेक्नोलॉजी देखती थी स्पोर्ट्स की, तो वहाँ में और इंडिया में बहुत धरती आसमान का अंतर है। और यहाँ फिर पर हम वो ओलंपिक पदक की उम्मीद करते हैं, लेकिन वो सिर्फ कागज़ों में लिखने से, नीतियाँ बनाने से वो चीज़ नहीं आती, वो मेडल नहीं आते हैं। संघर्ष करना पड़ता आप ये देख लीजिए, हमारे हिंदुस्तान में कितने स्पोर्ट्स सेंटर हैं, साइंस सेंटर, जहाँ पे एथलीट को अगर इंजरी हो जाती है, उसको रिहैब किया जा सकता है। जी। कितने लेट जो सही उम्र होती है वो 8 साल की बच्चे की होती है गेम स्टार्ट करने के लिए। कहाँ हमारे बच्चे जब मेडल देने लायक हो जाते हैं, तब वो गेम स्टार्ट करते हैं। जी। कितनी सारी कमियां हैं। कोच हैं, कोच को अगर आप देखेंगे, नकली डिग्रियां लेके आज कोच बन के बैठे हैं, वो तो क्या वो प्लेयर को तैयार करेंगे। जी। कोई सेंटर सही से काम नहीं कर रहे हैं, उनमें इक्विपमेंट की कमी है। जी। जिम अगर आप देखेंगे, स्टेडियमों की हालत देखेंगे, प्रॉपर स्टाफ नहीं, कोचिंग नहीं, मतलब हर चीज़ सिर्फ कहने के लिए है, धरातल पे कोई भी चीज़ कारगर यहाँ पे नहीं है। जी। तो जिसका रिजल्ट आप देख भी रहे हैं, इतने सालों से हमारे आज तक कितने मेडल ओलंपिक में आ पाए हैं, 50वीं रैंक में भी नहीं आता है हमारा भारत। और बात करते हैं अब की बार की, हम 50 का टारगेट लेके चले हुए हैं। तो ये टारगेट सिर्फ बातें करने से पूरा नहीं होगा। हमारे जो ओलंपियन खिलाड़ी जो मेडल लेकर आए, जिन्होंने भारत को जिंदा रखा ओलंपिक में, उन्हीं खिलाड़ियों को आपने रौंद दिया सड़कों पर। कितनी लड़कियां हताश हुई हैं, कितने पेरेंट्स अपनी बच्चियों को वापस घर में बंद कर देंगे इस तरीके के वारदात को जब देखते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात, जो शोषण करने वाला है वो खुला घूम रहा है, उसके ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इससे जो आम बेचारे गरीब से परिवार के जो माँ बाप जो इन खिलाड़ियों को देख के सोचते हैं कि हमारी बेटी भी साक्षी जैसी बने, हमारी बेटी भी कविता दलाल जैसी बने, तो वो बेचारे घबरा जाते हैं। वहीं पे वो सिर्फ यही सोचेंगे कि 10 पढ़ाओ और शादी करो और अपनी इज्जत बचाओ। बहन जी, जिस प्रकार से खेल प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष का आपके पास दायित्व है, और वर्तमान में अभी कल ही कुछ आंकड़े आए हैं जो बड़े डरावने आंकड़े हैं, हमारे युवा नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप प्रदेश भर का भ्रमण करते हैं, आप इंटरनेशनल लेवल के आप खिलाड़ी हैं, तो आप लोगों से इंटरेक्शन भी करते हैं, गांव-गांव जाते हैं, तो वहाँ आप युवाओं को किस प्रकार से मोटिवेट करते हैं कि वो अपने करियर को, अपने भविष्य को खेल के माध्यम से बनाए और नशे से दूर रह पाएँ? उस दिशा में आप किस प्रकार से युवाओं से इंटरेक्शन करते हैं?
देखिए, ये बहुत आसान और बहुत सही तरीका है कि आप युवाओं को मैदान से जोड़ दें। क्या बात है! वो बहुत बुरी गलत संगतों से बच सकता है, गलत नशे से बच सकता है। बहुत सारी चीज़ें जो आप पूरे जीवन में सीखते हैं, वो आपको मैदान बहुत जल्दी सिखा देता है। चाहे वो समय की कीमत हो, हुँ, चाहे अपने बड़े-बुजुर्गों का मान-सम्मान हो, जैसे डिसिप्लिन में सीनियरिटी, रहना। डिसिप्लिन, बहुत जी, सारी चीज़ें सिखाता है। जी, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि स्पोर्ट्स में बहुत सारे रोज़गार मिलते थे, हुँ, जिसकी वजह से खिलाड़ियों ने खेलना शुरू किया था। जी, वो भी सरकार ने पीछे बड़ा मुद्दा बना था ये, उनके कोटे जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए, जी, जिसकी वजह से डीमोटिवेट हुए हैं खिलाड़ी। खिलाड़ियों ने सुबह उठना बंद कर दिया, मेहनत करनी बंद कर दी। और जी, ये सिर्फ़ खेल में नहीं है, बहुत सारे युवा हैं जो बाकी चीज़ों की कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं। चाहे डॉक्टर हों, चाहे टीचर हों, इंजीनियर हों, वो हर सेक्टर में इन्होंने जॉब देना बंद कर दिया, जिसकी वजह से जो युवा है हमारे देश का, वो हताश होके नशे की तरफ गया है। और इसकी जो मेन वजह है, वो मैं मानती हूँ कि जो स्थायी रोज़गार मिले हुँ, युवाओं को, जी, स्थायी, जी, उसमें उसको लाइफ़ सिक्योरिटी जी, मिलती है, तब युवा उसके लिए मोटिवेट होता है, योगदान देता जी, है। लेकिन आज हमारे जो हरियाणा की हम बात करें, 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्र की है जी, और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे ही, जैसे आर्मी है, इसमें हमेशा प्रयासरत जी, रहते हैं। जब से इन्होंने इस अग्निवीर योजना लाई है और आर्मी की जॉब को अस्थायी सिर्फ 4 साल के लिए, इसमें जी, कोई सिक्योरिटी नहीं है उसकी हुँ, हुँ, कि 4 साल के बाद वो क्या करने वाले हैं। हुँ, 4 साल के बाद वो मेरे ख़्याल से बेरोज़गारी के लेवल को बढ़ाने का ही काम करेंगे। जी, तो इस तरीके की जो योजनाएँ सरकार ला रही है, ये युवाओं को नशे की तरफ जो भेज रहे हैं, इसकी ज़िम्मेदार सिर्फ़ ये सरकारें हैं। इनकी जो नीतियाँ हैं, ये इनके ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने देश को धीरे-धीरे खोखला करते जा रहे हैं। जी। बहन जी, वर्तमान समय में आप राजनीति के साथ-साथ क्या कोई युवाओं को, बच्चों को कोई खेल के क्षेत्र में ट्रेनिंग देने का भी अपने गाँव स्तर पर, जहाँ आप रहते हैं, वहाँ उस स्तर पर कुछ ट्रेनिंग देकर भी लोगों को, युवाओं को जागृत कर रहे हैं? देखिए, अभी जैसे कि मेरे को एक ज़िम्मेदारी मिली है और मैं जगह-जगह जाके जो व्यवस्थाएँ हैं, जो सरकारें दावा कर रही हैं, उन चीज़ों को जब हम धरातल पर उनकी सच्चाई, असलियत देख रहे हैं, तो बड़ी हैरानी होती है कि गाँव में इतना ज़्यादा टैलेंट है, बच्चे खेलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई अवसर ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि करना क्या है। जी, तो ये जब तक ये चीज़ें उनको जागरूक नहीं किए जाएँगे, उनको व्यवस्थाएँ आप नहीं मुहैया करवाएँगे, तब तक बच्चे जो है मिसगाइड होते रहेंगे, समय उनका बर्बाद होता रहेगा। मेरा जहाँ-जहाँ मैं जाती हूँ, बच्चों को मोटिवेट करती हूँ कि खेल से जुड़ना क्यों ज़रूरी है। और लेकिन खिलाड़ियों का क्वेश्चन यही है कि हमारे पास कोच नहीं है, हमारे पास साधन नहीं है, हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? तो ये समस्या है मेरे ख़्याल से। जब भी हमारी सरकार 2024 में होगी, तो ये जो तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं, जो विकास की जो सरकार बात करती है, आज तक गाँव के लेवल तक हुँ, विकास नहीं पहुँचा। जी, जितनी भी बड़े इन्होंने योजनाएँ बनाई, चाहे जो भी योजना बनाई हो, गाँव तक पहुँच ही नहीं पाई, वो रास्ते में बंदरबाट हो जाती है। जी, गाँव के बच्चे आज भी वही हैं, आज भी गाँव का जो किसान है, वो भी आज बदहाल है। तो गाँव की तरफ कोई राजनेता देखना नहीं चाहता है। ये बहुत बड़ा राजनीति का एक मैं इसको काला अध्याय कहूँगी कि वोटिंग के समय तो सब जो है रैलियाँ जनता याद बड़े-बड़े आती है। ही जनता याद आएगी और बाद में उन्हीं ग्रामीणों से उनको बदबू आती है। जी, उनसे मिलना नहीं चाहते, उनसे उनको देखना नहीं चाहते। जी, तो ये चीज़ें हमारी राजनीति में और आज आज तक जो भी राजनीति बाकी पार्टियों ने की है, जी, उनमें धरातल का अंतर है। जी, हम लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, लोगों के बीच में रह के उनकी समस्याएँ सुनना चाहते हैं। तो यही चीज़ें हैं, बदलाव बहुत ज़रूरी है और युवा भी इस चीज़ को समझ चुका है, चाहे खिलाड़ी हों, चाहे दूसरे वर्ग के हों, हर वर्ग इस चीज़ को समझ चुका है, त्रस्त आ चुका है। मेरे ख़्याल से 2024 में बम्पर तरीके से जो है एक तरफ़ा सरकार हमारी जो है बनेगी और फिर ये जो बुनियादी ज़रूरतें हैं,
ये लोगों को राहत दे सकती हैं। जी बहन जी, जैसे कहते हैं हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे किसी न किसी एक महिला का हाथ होता है, जी। तो बहन जो कविता दलाल है, जो अपनी जो संघर्ष की यात्रा है, उस संघर्ष की यात्रा का श्रेय, सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? देखिए मेरे सफ़र में योगदान सबका रहा है, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा श्रेय अपनी चुनौतियों को देती हूँ। क्या बात अगर मेरे सामने एक महिला होने के नाते और वो चुनौतियाँ और वो संघर्ष ना होता, है? तो शायद मुझे और दुगनी ताकत ना मिलती। हुँ, मेरे साथ अक्सर ये हुआ है कि एक तो ये महिला होने का टैग हुँ, और जो पुरुष को जो आज़ादी होती है और महिला को शक की निगाहों से देखा जाता है, उसकी उसकी जो क्षमता होती है उसको आंका जाता है। जी, तो ये मेरे को हमेशा इस चीज़ को प्रूफ करने की मैंने कोशिश की है कि महिला या बेटी किसी भी चीज़ में कम नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है और बेहतर कर सकती है। और जब जब जिस लड़की को मौके मिले हैं, उन्होंने साबित करके दिखाया है, देश का नाम रोशन करके दिखाया है। तो मेरे लिए मेरे जो रुकावटें बनी, मेरे लिए जो संघर्ष, वो मेरे लिए उनको मैं श्रेय देती हूँ। अगर वो चुनौतियाँ, अगर मुझे हर चीज़ आसानी से मिल जाती है तो शायद मुझे उसकी कदर भी ना हो, लेकिन जो चीज़ें मैंने खुद मेहनत करके हासिल की है और वो जो चैलेंजेज आए और जो संघर्ष आया, उसने मुझे ज़िंदा रखा है हमेशा। कभी मेरे को रुकने नहीं दिया, थकने नहीं दिया। तो इसका श्रेय मैं अपनी चुनौतियों को देती हूँ, जो समाज के द्वारा पैदा की गई, जो सिस्टम के द्वारा पैदा की गई, ये सारी चीज़ें। जी। अंतिम जो लाखों युवा आपको देखेंगे और चैनल के माध्यम से, क्योंकि व्यक्ति कभी अमर नहीं होता, जो किए हुए की क्रियाकलाप व्यक्ति के अमर रहते हैं। तो बहन जी, जो युवा आपको लाखों युवा देखेंगे, प्रेरणा स्रोत के रूप में आपको समझेंगे, तो उन युवाओं के लिए क्या अंतिम संदेश आप देना चाहेंगे? मैं सभी युवाओं से ये कहना चाहूँगी कि आपके पास, आपके सामने आपका पूरा भविष्य पड़ा हुआ है। और आज जिस तरीके से हमारे सामने है कि युवा जो है नशे की तरफ हताश होके जा रहे हैं, बेरोज़गारी इसकी वजह हो सकती है, डिप्रेशन इसकी वजह हो सकती है। आप मेहनत में आपकी कोई कमी नहीं है, आप बहुत जी भर के मेहनत करते हैं, लेकिन समस्या हमारे सिस्टम की है। सिस्टम को हम ठीक करेंगे, हम सब मिलकर इसको ठीक करेंगे। आप अपने आप को ठीक रखें, हताश ना हो। प्रॉब्लम हज़ार आती हैं, संघर्ष आएंगे, उनसे लड़ो, दुगनी ताकत से लड़ो और एक दिन आपकी जीत ज़रूर होगी। जी बहन जी, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और मैं दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर बहन जी के साथ जो आज का साक्षात्कार हुआ, उससे स्वयं मुझे भी एक प्रेरणा मिलती है कि व्यक्ति के जीवन में जो चुनौतियाँ हैं, वास्तव में वही व्यक्ति को बुलंदियों तक और उसकी मंजिल तक पहुँचाती है। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य शख्स से मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।